हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज आशीष कुमार। आप सभी का स्वागत है कंपटीशन एंड यू में। प्रतियोगिता और आप चाहे परीक्षा हो कोई से भी। दोस्तों, हम लोग पिछली वीडियो में हिमालय अपवाह तंत्र पढ़ चुके थे और हमने देखा था प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अब जो हम पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, कहाँ पर गिरेंगे ये? बंगाल की खाड़ी में। देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो भारत प्रायद्वीपीय भारत ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर था हमारा अरब सागर और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। अरब सागर में गिरने वाली जितनी भी नदियाँ थी हम कर चुके थे प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में, और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ ये हम देखेंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं कौन कौन सी नदियाँ इसमें आती हैं। तो इसमें हम 4 मुख्य नदियाँ पढ़ने वाले हैं। कितनी? 4 मुख्य नदियाँ। ठीक है, वैसे उसकी कुछ सहायक भी होंगी, कुछ अन्य भी होंगी, परंतु हम प्रमुख मुख्य पर बात करेंगे जो कंपटीशन में अत्यधिक पूछी जाएंगी। जैसे हमारी एक नदी होगी महानदी, फिर गोदावरी और हमारी एक नदी और होगी कृष्णा, और 4th नंबर पे होगी हमारी नदी कावेरी। तो इन बातों का हम जब ध्यान देंगे कि इन चारों नदियों को हम पढ़ेंगे तो ये इसमें मोहाना, उद्गम स्थल और इनकी सहायक नदियाँ तथा मुख्य बातें हम इन पर ध्यान देंगे, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की। और आज ही हम ये बात भी देखेंगे कि कौन कौन सी नदी से कौन कौन से शहर लगते हैं, कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये बातें भी हम इसमें देखेंगे। और नदीय अपवाह तंत्र हम खत्म कर देंगे। जितना भी नदी तंत्र है, सिंधु, गंगा, यमुना और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को मिलाकर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं हम। तो हम पहला पॉइंट हमारे पास है महानदी। तो चलिए हम देखते हैं महानदी की तरफ। ठीक है, तो महानदी कहाँ से इसका उद्गम स्थल है, कैसे कैसे ये कौन कौन से पॉइंट या कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे वहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं महानदी को। महानदी ये हमारे पास है महानदी। ठीक, हेडिंग हमारे पास महानदी है। महानदी में हम देखेंगे इसका जो उद्गम स्थल है, इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है? अमरकंटक। ठीक है, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के अमरकंटक पर्वत श्रेणी से। ठीक है, इसको ज़्यादातर ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर फिर भी एक टाइम को मत ध्यान रखिएगा, पर लेकिन आप ध्यान रखिएगा अमरकंटक। ठीक है, बहुत कम वहाँ पर अगर पूछा जाएगा कि उद्गम कहाँ से, छत्तीसगढ़, रायपुर, अमरकंटक से। ठीक है, तो अमरकंटक ज़्यादातर ऑप्शन में आपको दिया जाता है, तो अमरकंटक को तो याद रखना ही है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं, यह मध्य प्रदेश और उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये क्या करती है? मध्य प्रदेश से निकलकर और मध्य प्रदेश उड़ीसा में बहती हुई कहाँ पर पहुँचेगी? जैसे अगर हमारा ये वाला पार्ट है तो ये निकलती है छत्तीसगढ़ से, फिर वहाँ से मध्य प्रदेश से होती हुई और उड़ीसा होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के वहाँ से निकलकर रायपुर में अमरकंटक से इसका क्या हो रहा है? उद्गम होता है, और मध्य प्रदेश और उड़ीसा से होते हुए, मध्य प्रदेश और उड़ीसा से होते हुए ये क्या करती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो मोहाना कहाँ हुआ इसका? बंगाल की खाड़ी में। जहाँ पर इसका अंत है वह बंगाल की खाड़ी है, तो मोहाना इसका बंगाल की खाड़ी होगा। इसका सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र उड़ीसा राज्य में है। तो ये सबसे ज़्यादा किस स्थान पर बहेगी या कौन से राज्य में बहेगी? वो स्थान होगा आपका उड़ीसा। कौन सा स्थान होगा आपका? उड़ीसा। इसका हमें ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट हम आगे की तरफ देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा और लंबा बांध हीराकुंड बांध इस नदी पर स्थित है। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये जो हीराकुंड बांध है ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। इस बात को हमें ध्यान रखना है। ये है उड़ीसा में हीराकुंड, और ये सबसे बड़ा और सबसे लंबा है भारत का बांध। ठीक है, नदी अगर आपसे पूछता है तो नदी आपकी है महानदी। कौन सी नदी पर है ये? महानदी पर। महानदी, इसका हमें ध्यान रखना होगा, महानदी पर। ठीक है, उड़ीसा में हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में
महानदी पर। देखिए फिर हम थोड़ा सा और आगे जानते हैं महानदी के बारे में। यह नदी एस्चुरी ज्वार नदमुख होती है। यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। एस्चुरी ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख, ठीक है। ज्वार नदमुख का मतलब है डेल्टा नहीं बनाती, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ज्वार नदमुख क्लियर है सभी का। ज्वार नदमुख होती है, एस्चुरी होती है, कौन सी नदी? महानदी। इसका मतलब क्या है? ये डेल्टा नहीं बनाती, ठीक। नेक्स्ट अब हम थोड़ा सा और आगे की तरफ अगर देखें, यह महानदी को उड़ीसा की गंगा कहा जाता है। महानदी को उड़ीसा की गंगा कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी नदी उड़ीसा की गंगा है, तो आप बताएंगे महानदी उड़ीसा की गंगा है। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ज्वार नदमुख इसे सही कर लीजिएगा, ठीक है। इसे ज्वार नदमुख कर लीजिएगा, इसको आप लिख लीजिएगा ज्वार नदमुख, ठीक है। ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, महानदी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रायद्वीप अपवाह तंत्र में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में पहली नदी जो मैंने आपको लिखवाई है वो है महानदी, ठीक है। कौन सी है? महानदी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं। चलिए अब हम थोड़ा सा ध्यान देंगे गोदावरी नदी की तरफ। कौन सी नदी? गोदावरी नदी की तरफ हम ध्यान देंगे। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी, इसमें उद्गम स्थल आपसे पूछा जाएगा। उद्गम स्थल आपका त्रिवेंटक से होता है। और आपसे बहुत सारी चीज़ें, मोहाना आपका बंगाल की खाड़ी होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस नदी से पूछा जाता है। इस नदी को बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा कहते हैं। और इस नदी की मुख्य विशेषता यह है कि इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। और ये सबसे पुरानी नदी है दक्षिण में, ठीक है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, बूढ़ी गंगा भी इसे कहा जाता है। तो आइए कुछ पॉइंट इसके हम देखते हैं जो हमें नोट करने पड़ेंगे। पहला पॉइंट है दक्षिण भारत प्रायद्वीप पे भारत की सबसे बड़ी नदी, ठीक है। दक्षिण भारत प्रायद्वीप पे भारत की सबसे बड़ी नदी। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये भारत की तीसरी बड़ी नदी है। मैं आपको एक बात और बता दूं, यह भारत की तीसरी बड़ी नदी है। सबसे पहले है गंगा, फिर है सिंधु और फिर आएगी आपकी गोदावरी, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं दक्षिण भारत प्रायद्वीप है भारत की नदी जिसकी अपवाह क्षेत्र बेसिन का अर्थ था द्रोणी। द्रोणी क्या होता है? जो मुख्य नदी होती है, यानी कि गोदावरी दक्षिण भारत की सर्वाधिक है, ठीक है। तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक पार्ट किसका है? गोदावरी का है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गोदावरी, किसका बेसिन होगा? गोदावरी का होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में बहती हुई यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में, तो ये बंगाल की खाड़ी क्या हो गया? मोहाना, ठीक है। मोहाना हो गया गोदावरी का बंगाल की खाड़ी, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है इसलिए ये मोहाना है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में बहती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम देखेंगे, इसे दक्षिणी गंगा, बूढ़ी गंगा होगा। देखिए अब मैं यहाँ पर ध्यान दूंगा, गोदावरी की बात हो रही है तो गोदावरी में हमें बताना होगा दक्षिण की गंगा। यहाँ पर जो होगा ना, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है दक्षिणी गंगा। मैं अभी थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा आपको। और ये जो होगा ये बूढ़ी होगा, ठीक है, ये कॉमा लगा लीजिए। तथा वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा कहते हैं। दक्षिणी गंगा की अगर मैं बात करता हूँ, देखिए यहाँ पर लाइनें आ जाएंगी, फिर मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आपको थोड़ा पहले भी लेना पड़ेगा, ठीक है। दक्षिणी गंगा की अगर मैं बात करूँ तो इसका आंसर आता है आपका कावेरी। ये जो यहाँ पे प्रिंट आपका जो लिखा हुआ है ना दक्षिणी गंगा, ये जो लिखा हुआ है दक्षिणी गंगा, इसका आंसर होगा, दक्षिणी गंगा कहते हैं कावेरी को। पर लेकिन ये गोदावरी में लिख गया है, यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हुआ है लिखने में। ये जो आंसर होगा यहाँ पे की आएगा, दक्षिण की गंगा कौन होगी? गोदावरी, ठीक है। दक्षिण की गंगा कौन सी होगी? गोदावरी।
दक्षिण की गंगा आपसे पूछे तो गोदावरी आएगा आंसर। तो यहाँ पे होना चाहिए था दक्षिण की गंगा। क्या होना चाहिए था यहाँ पे? दक्षिण की गंगा, तो गोदावरी। और दक्षिणी गंगा की अगर वो बात करता है, दक्षिणी गंगा की अगर वो बात करता है तो आपका आंसर है कावेरी। दक्षिणी गंगा की अगर वो बात करता है तो आपका आंसर है कावेरी। ठीक है, तो दोनों क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसके बाद फिर लाइनें आ जाएंगी तो ये मेरे को रफ करना पड़ेगा। ठीक है, मैं पहले से बता रहा हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अब हम इसे रफ कर देते हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ था, वो मैंने सही करवा दिया है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे की लाइन को देखते हैं क्या है। इसकी सहायक नदियाँ पेनगंगा, वेनगंगा और इंद्रावती। कौन कौन सी हैं? पेनगंगा, वेनगंगा और इंद्रावती। किसकी है ये सहायक नदियाँ? गोदावरी की। किसकी हैं? गोदावरी की सहायक नदियाँ पेनगंगा, वेनगंगा और इंद्रावती हैं। चलिए आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र के जिला नासिक त्रियंटक। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना त्रियंजक, देखिए त्रियंजक लिखा हुआ है यहाँ पे, कहीं कहीं पर आपको त्रियंवक, क्या लिखा जाएगा? त्रियंवक, त्रियंजक या त्रियंवक। ठीक है, अधिकांश जो आपको मिलेगा वो त्रियंवक मिलेगा, अधिकांश आपको मिलेगा त्रियंवक। ठीक है, त्रियंवक, त्रियंटक या त्रियंजक। ठीक है, ये अलग अलग बोलने में उच्चारण अलग अलग हो जाता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाएंगे। तो महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रियंबक स्थान से क्या है इसका? उद्गम स्थल है। ठीक है, ये उद्गम स्थल है महाराष्ट्र के जिला नासिक के त्रियंबक स्थान से उद्गम। ये जो त्रियंबक लिखा हुआ है ना, ये उद्गम है बेटा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उद्गम इसका। ये जो है ना, ये है उद्गम। उद्गम मतलब कहाँ से निकलती है, उद्गम मतलब कहाँ से निकलती है। और ये जो है ये मोहाना है, बंगाल की खाड़ी मोहाना है। ये उद्गार लिखा हुआ है यहाँ पे, उद्गम होना चाहिए था। ठीक है, इसको क्रॉस कर देंगे। तो उद्गम कहाँ से है? महाराष्ट्र के जिला नासिक के त्रियंबक या त्रियंटक स्थान से, और मोहाना आपका होगा बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी गोदावरी नदी कंप्लीट होती है। और नेक्स्ट हम आते हैं, जो हमारी अगली नदी होगी वो होगी कृष्णा नदी। कौन सी नदी होगी? कृष्णा नदी होगी। चलिए, तो कृष्णा नदी के जब चलते हैं हम, और इसको हम थोड़ा सा रफ कर देंगे। ठीक, चलिए अब हम ध्यान देंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर जो बहुत ही मुख्य है और संपूर्ण बात है। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी से भी बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कृष्णा नदी में हम देखेंगे महाबलेश्वरम के पास पश्चिमी घाट से उद्गम दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की बड़ी नदी। अब हमें देखना है प्रायद्वीपीय भारत की बड़ी नदी कहाँ की? पश्चिमी घाट की। ठीक है, पश्चिमी घाट की प्रायद्वीपीय भारत की बड़ी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी। अब ये जो है महाबलेश्वरम के पास पश्चिमी घाट से उद्गम, उद्गम कहाँ से है? पश्चिमी घाट से उद्गम है इसका। किस जगह से है? महाबलेश्वरम, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर में एक महाबलेश्वर स्थान से इसका उद्गम होता है। किसका? कृष्णा नदी का। ठीक है, और प्रायद्वीपीय भारत की बड़ी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की बड़ी नदी। अभी अभी आपको पढ़ाया गया था प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी थी? गोदावरी। तो यहाँ पर ये क्या लिख दिया गया है प्रायद्वीपीय भारत की बड़ी नदी? देखिए पश्चिमी घाट के अंदर प्रायद्वीपीय भारत की बड़ी नदी। ठीक है, देखिए हमने जो प्रायद्वीपीय भारत को बांटा है, हमने एक पार्ट बांटा है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी। ये यहाँ पे आएगा पश्चिमी घाट, ये आएगा पश्चिमी, गलत लिख दिया था मैंने पहले, क्षमा चाहूँगा मैं। ठीक है, और ये आएगा पूर्वी घाट। ठीक, पूर्वी घाट। ठीक है, तो ये पश्चिमी और ये पूर्वी घाट। तो हमें पता चला कि पश्चिमी घाट यानी कि इस वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन की सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी? आपकी सबसे बड़ी नदी कृष्णा नदी। कौन सी है? कृष्णा नदी। और वैसे पूरे प्रायद्वीपीय भारत की अगर नदी पूछेगा बड़ी कौन सी है? गोदावरी। इस बात का ध्यान रखेंगे, वैसे वाला क्वेश्चन आता नहीं है पर लेकिन उद्गम महाबलेश्वर ध्यान रखना, महाबलेश्वर उद्गम ध्यान रखना। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंटों की तरफ चलते हैं और ध्यान देते हैं कि हमें और क्या करना चाहिए या देखना चाहिए। चलिए, इसकी सहायक नदियाँ कोयना, भीमा, तुंगभद्रा, पंचगंगा, यहाँ पे पंचगंगा रहेगा। ठीक है,
पंचगंगा, दूधगंगा और घाट प्रवाह और माल प्रवाह। घाट प्रवाह माल प्रवाह आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। घाट प्रवाह माल प्रवाह क्या है, तो आप बताएंगे नदी। ठीक है, घाट प्रवाह माल प्रवाह किसकी सहायक नदियां हैं, तो आप बताएंगे कृष्णा की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दूध गंगा, पंचगंगा को भी ध्यान रखना और भीमा को याद रखना। भीमा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे आगे जाके, आपसे पूछा जाएगा कि भीमा किस किस जगह से गुजरती है, तो वहां पर भीमा हमको ध्यान रखना चाहिए, कृष्णा की सहायक नदी है। चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्ण नदी पर आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अब आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नागार्जुन बांध कहाँ का है, भारत का, और भारत का नागार्जुन बांध, नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर है, कृष्णा नदी पर। किस जगह पर है, कृष्णा नदी पर। किस स्थान पर है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नागार्जुन बांध आंध्र प्रदेश में है और कृष्णा नदी पर है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट अब हमारा, चलिए कृष्णा में इतना ही, कृष्णा में इतना ही, कृष्णा में इतना ही होगा। ठीक है, चलिए रफ कर देते हैं इसको। और फिर नेक्स्ट हमारी हो गई, देखिए हमने महानदी देख ली, गोदावरी देख ली, कृष्णा देख ली, और एक नदी मैंने वो लिखवाई थी कावेरी। कावेरी से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, कावेरी से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए जल्द ही हम देखते हैं कावेरी नदी को, इसको हम रफ कर देते हैं, कावेरी नदी। चलिए अब हम कावेरी नदी को देख लेते हैं। चलिए लगा दीजिएगा सर कावेरी नदी, ये आ गया आपकी कावेरी नदी। चलिए नेक्स्ट अब हमारी कावेरी नदी है। कावेरी नदी में पहली लाइन आपके सामने, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से कुर्ग जिले में उद्गम। ठीक है, कुर्ग जिले से उद्गम, तो ब्रह्मगिरी को याद रखिएगा। आपसे उद्गम पूछा जाएगा कावेरी का, तो आप बताएंगे ब्रह्मगिरी। किस जिले से, कुर्ग जिले से। ठीक है, किस जिले से, कुर्ग जिले से। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आने वाला है, ये आपके सामने आया नेक्स्ट पॉइंट, भारत का प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। ये ब्रैकेट में मैंने दे रखा है। ठीक है, कर्नाटक में शिव समुद्रम कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। और शिव समुद्रम किस नदी पर है, कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम किस नदी पर है, कावेरी नदी पर है। चलिए अब हम थोड़ा सा और देखते हैं आगे की तरफ। इसे दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। देखिए अब हमने एक क्वेश्चन पहले पढ़ा था दक्षिण की गंगा, वो था गोदावरी, और यहाँ पे है दक्षिणी गंगा, तो इसका अर्थ क्या हो गया, दक्षिणी गंगा की अगर बात करेगा कावेरी। अब बच्चे के माइंड में कन्फ्यूजन रहती है कि कैसे बच्चा इसको याद करेगा। बच्चा कैसे याद करेगा इसको, देखिए दो क्वेश्चन है, दक्षिण की गंगा, आंसर आपका आएगा गोदावरी, गोदावरी। यहां एक क्वेश्चन है दक्षिणी गंगा, और अब आपका आंसर आएगा कावेरी, कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी। अब हम ध्यान कैसे देंगे, देखिए बच्चा जब भी कभी पहले वाला पूछा जा रहा है तो बच्चा इसको आंसर बता देता है, और जब दूसरा वाला पूछा जाता है तो बच्चा इसको आंसर बता देता है। तो हम कैसे एक्यूरेट सही करेंगे, देखिए मैं एक पहचान बता रहा हूं, इसमें का इस्तेमाल हो रहा है, तो जहां पे का एक बार इस्तेमाल हो जाएगा आप दोबारा का इस्तेमाल मत करिएगा। दक्षिण की गंगा, तो का यहां पर इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यहां पे का मत लगाइएगा, यानी कावेरी आंसर नहीं होगा। का से कावेरी है तो का वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि का यहां पर आ चुका है। यहां पर कहा गया है दक्षिणी गंगा, यहां पर का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो इसमें का इस्तेमाल नहीं होगा, तो यानी कि का इस्तेमाल इसमें होगा, तो इसका मतलब ये वाला आंसर इसका होगा। ठीक है, ये पहचान हो जाएगी याद करने की। ठीक, चलिए इसे हम रफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम आगे की तरफ देखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आपके सामने, कावेरी जल विवाद से जुड़े दो राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु। देखिए कावेरी में दो राज्यों का जो है आपस में विवाद है। ठीक है, जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु की बात करूँ, कर्नाटक और तमिलनाडु आपस में लड़ते रहते हैं कावेरी के जल विवाद को लेकर, इनमें जल विवाद हैगा। ठीक है, इसके पानी को लेकर वो लड़ते रहते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हमारी बात है महत्वपूर्ण बिंदुओं की। देखिए हमने 4 नदियाँ पढ़ ली, 4 नदियों से इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन जान लिए। ठीक, हमने उनकी सहायक नदियाँ जान ली, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। 2 से 3 पॉइंट है, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं। ठीक है, बंगाल का शोक, यहाँ पर आपसे बोला जाएगा बंगाल का शोक।
तो बंगाल का शोक आपको बताना होगा दामोदर नदी। भारत का सबसे बड़ा नदी मोहना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा नदी मोहना कहाँ है? हुगली नदी का। किसका है सबसे बड़ा नदी मोहना भारत का? हुगली नदी का। और हुगली नदी क्या थी? गंगा की कौन सी है? वितरिका, गंगा की वितरिका, जिस पर कलकत्ता है। मैंने गंगा तंत्र पढ़ाया था, आपको ध्यान आ रहा होगा कि गंगा नदी पश्चिम बंगाल में टूट जाती है, जिससे होता है हुगली नदी का निर्माण। तो गंगा की वितरिका, वितरिका जो होती है यानी कि टूटा हुआ पार्ट जो दोबारा उस नदी में नहीं मिलेगा, तो वितरिका कौन थी? हुगली नदी। कौन सी नदी थी? हुगली नदी। ये वितरिका हुगली नदी है। ठीक, इसके किनारे कौन सा शहर है? कोलकाता। कौन सा है? कोलकाता। और इसकी एक सहायक नदी थी दामोदर नदी। ठीक है, ये मैंने बताई थी। ठीक, तो ये वही हुगली नदी है और इसका जो मुहाना है वो सबसे बड़ा है। हुगली नदी का मुहाना सबसे बड़ा है। चलिए अब हम और देखते हैं। विश्व में सबसे बड़ा मुहाना, विश्व होगा ये यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे विश्व लिखा हुआ है, विश्व गलती से हो गया है, तो इसकी जगह पे आप कर लीजिएगा विश्व। क्या कर लेंगे आप इसकी जगह पे? विश्व। विश्व माने वर्ल्ड। ठीक है, संसार में। विश्व में सबसे बड़ा नदी मुहाना ओब नदी का मुहाना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। वैसे मैं ओब नदी के बारे में और ओब नदी के मुहाने के बारे में पूर्ण रूप से वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये विश्व की बात है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात है। पर लेकिन यहाँ पे हुगली नदी भारत का सबसे बड़ा नदी मुहाना है, तो मैंने सोचा कि आपको ये भी बता दिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है। चलिए आइए, ब्राह्मणी नदी को दक्षिणी कोयल भी कहा जाता है। आपसे बोला जाएगा दक्षिणी कोयल कौन सी नदी है, तो आप बताएंगे ब्राह्मणी नदी। चलिए फिर एक और बात आप जानते हैं, यहाँ पर लिखा है राउल केला। देखिए यहाँ पे शौल केला लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर सही करवाना चाहूँगा बच्चों को। यहाँ पे लिखना है आपको राउर केला। क्या लिखना है? राउर केला। क्या लिखना है? राउर केला। ठीक है, शौर केला नहीं है, ये राउर केला है। ये जो है ना, ये क्या है? ये राउर केला है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं छोटा लिख रहा हूँ, बच्चों को नहीं दिख रहा हूँ पर लेकिन मैं बोल रहा हूँ, उसको सुनकर आप समझा करिए। राउर केला। ठीक है, स्टील प्लांट का है, ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है या ब्राह्मणी नदी पर स्थित है, ये आपसे पूछा जाएगा। चलिए, सबसे प्रदूषित नदी साबरमती नदी है। यहां पर लिखा हुआ है, देखिए हरियाणा लिखा हुआ है। ठीक है, हरियाणा लिखा हुआ है, हरियाणा होगा ये एकमात्र नदी घग्गर, तो यहाँ पे हरियाणा होगा। ठीक है, हरियाणा लिखा हुआ है, यहाँ पे हरियाणा होगा। हरियाणा क्या होगा? हरियाणा। हरियाणा में एकमात्र प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। चलिए, भारत में प्रवाहित होने वाली नर्मदा नदी एवं कृष्णा नदी दोनों की लंबाई बराबर है। भारत में दो नदियां ऐसी हैं जिनकी लंबाई लगभग बराबर है। कौन सी? नर्मदा और कृष्णा। नर्मदा और कृष्णा। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊँ, नर्मदा और कृष्णा, मैंने दो नदियां और बताई थी, सिंधु और गंगा, इनकी भी जो लंबाई थी वो लगभग समान आ रही थी। ठीक है, तो इसके ध्यान रखना है हमें। तीर्थ स्थान बद्रीनाथ, देखिए बद्रीनाथ मंदाकिनी पर है, ये सबको पता है। ठीक है, बद्रीनाथ मंदाकिनी नदी पर है। सबसे गहरी नदी, ठीक है, सबसे गहरी नदी घाटी आपकी कौन सी है? अलकनंदा और भागीरथी नदी घाटी। अलकनंदा भागीरथी नदी घाटी सबसे गहरी नदी घाटी है। यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट मुख्य क्वेश्चन कंप्लीट, यहाँ से हमारा महत्वपूर्ण बिंदु कंप्लीट। मैं चाहूँगा आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हरियाणा लिखा है, ये राउरकेला लिखा है, ये विश्व लिखा है। ठीक है, यहाँ पे विश्व हो गया था तो विश्व कर दिया है, राउरकेला हो गया था तो राउरकेला कर दिया मैंने, हरियाणा लिखा था तो यहाँ पे हरियाणा हो गया। ठीक है, मैं इसको लाइन कर देता हूँ, ये हरियाणा गलत हो गया था। ठीक, तो यहाँ पे हरियाणा मैंने कर दिया है। चलिए फिर हम आगे बढ़ें, इसे रफ कर देते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैंने काफ़ी समय दे दिया है, इसको हम रफ कर देते हैं। चलिए, अब हम और बातों पर ध्यान देते हैं। अब हम और बातों पर ध्यान देते हैं। चलिए, अब हमें ध्यान देना है और बातों पर। आइए देखते हैं और बातें। अब हमारे पास कुछ ऐसी लिस्टें हैं जो आपसे पूछा जाएगा, जो आपसे ये चीज़ पूछी जाएगी कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो उसके लिए मैं एक बेटर लिस्ट लेकर आया हूँ आपके पास, बहुत ही अच्छी, जो मुख्यतः एक सीरीज़ में आपको दे दी गई है। तो बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से नोट्स बनाइएगा, मैं बस एक एक बार बोल दूंगा, याद आपको खुद करना है। ठीक है, और यदि किसी बच्चे को इसकी ट्रिक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, है ना।
तो अगर किसी को ट्रिक चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कोई बच्चा कमेंट नहीं करता है, कोई बात नहीं, पर लेकिन जिसे आवश्यकता होगी वो कमेंट करेगा। जैसे बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं आजकल, जैसे मेरे बारे में जानना चाहते थे, तो बच्चों ने मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि मैं किससे अपनी पढ़ाई पूरी करी है, मेरे टीचर कौन थे। तो मैं अगली वीडियो में हो सकता है मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरे को किसने पढ़ाया था या कौन कौन से टीचर मेरे थे जिन्होंने मेरे को इस लायक बनाया या मैं इतना दम रखता हूँ अपने सब्जेक्ट में। चलिए तो फिर हम आगे देखते हैं लिस्टों की तरफ। ये हमारी लिस्ट आ गई है आपके सामने, ठीक है। तो शहर और नदी मैंने लिख दिया है, शहर और नदी, ठीक है। ऊपर की तरफ हमारे पास लिखे हुए हैं शहर और नदी, यहाँ पर हम ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ कानपुर, पटना और हरिद्वार, तो हरिद्वार लिखा हुआ है यहाँ पे। मैं सभी बच्चों से चाहूँगा कि इसे सही कर लें। हरि क्या आएगा? द्वार, ठीक है, हरिद्वार, यहाँ पर हरिद्वार आएगा, ठीक। हरिद्वार हो गया था यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा इतना समझदार है कंपटीशन का कि इस बात को समझ जाएगा। तो कानपुर, पटना, हरिद्वार कहाँ पर है? गंगा नदी के किनारे बसे हैं। लखनऊ को आप देख रहे होंगे गोमती, लखनऊ का आप देख रहे हैं गोमती। कोलकाता की अगर मैं बात करूँ हुगली, और पणजी की अगर मैं बात करूँ मांडवी और ज्वारी। देखिए पणजी के लोग जो है मांडवी करते हैं और ज्वारी है, ठीक है। आगरा, दिल्ली, मथुरा, यमुना, ये तो सबको रटा हुआ होगा। हैदराबाद की अगर मैं बात करूँ मूसी, ठीक है। श्रीनगर की अगर मैं बात करूँ झेलम, ये भी रटा हुआ होगा, क्योंकि लोगों ने पिक्चर देखी होगी, शाहिद कपूर की एक मूवी आई थी, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा है, जिसमें वो गज्जे से थे, तो उसमें झेलम करके एक गाना था झेलम के ऊपर, ठीक, वो वाली मूवी आपने देखी होगी, ठीक। और जिसमें तब्बू और शाहिद कपूर जी हैं, गंजे हुए हैं, थोड़ा पागल का रोल करा है उन्होंने। चलिए सूरत, ताप्ती और उज्जैन, महाबलेश्वर। आप देखिए उज्जैन, महाबलेश्वर, शिप्रा, ठीक है। स्वर्ण के बारे में पूछेगा तो राउरकेला, फिर दोबारा राउरकेला लिखा है, यहाँ पर राउरकेला है जमशेदपुर। बद्रीनाथ आपका मंदाकिनी, ये पहले ही क्लियर हो चुका है, ठीक है। लुधियाना, फिरोजपुर किस पे है? सतलज पर। चंबल, कोटा, राजस्थान, ठीक है, चंबल, कोटा, राजस्थान। नासिक आपका आएगा गोदावरी पर, और अयोध्या आपका आएगा सरयू पर, ठीक है। ये मैंने एक एक बार आपको बोल के दिखा दिया है। मैं चाहूँगा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रफ कर देता हूँ, उसके बाद लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। हो सकता है लाइन आगे पीछे हो गई हो, ठीक है। ये आपकी हो गई रफ, ये मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, ये मैं रफ कर देता हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आप बहुत अच्छे से और सही तरीके से याद कर पाएँ। चलिए चलिए, ये आपका रफ हो गया है और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक, जी हाँ, ठीक ठीक ठीक। ये हरिद्वार है, इसका ध्यान रखिएगा, हरिद्वार है, ठीक है, हरिद्वार है ये, ठीक। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा जो बची हुई लिस्ट है उसे भी देख लेते हैं, ठीक है। ये आ गया आपके सामने, ठीक है, इसे हम रफ कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास बचा हुआ पार्ट है, श्रीरंगपट्टनम, कावेरी, आपका तुंगभद्रा, आपसे कुरनूल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुंगभद्रा से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तो आप बताएंगे कुरनूल। अहमदाबाद, साबरमती, विजयवाड़ा, कृष्णा, जबलपुर, महाबलेश्वर, और ये आपका आएगा कुकेश्वर, नर्मदा नदी पर। जम्मू से तवी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जम्मू तवी तो ऐसे ही ध्यान हो जाएगा, आपको ध्यान होगा जम्मू तवी एक एक्सप्रेस चलती भी है, ठीक है। डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, ठीक है, इसका ब्रह्मपुत्र ध्यान रखिएगा। गाजियाबाद का जरूर ध्यान रखिएगा। हिंडन, यमुना की सहायक नदी है हिंडन, ठीक है, यमुना की सहायक नदी हिंडन। और ये हिंडन नदी सिंधु सभ्यता में भी आपको मिल जाएगी, वो एक हिस्ट्री वाले सर आपको पढ़ा देंगे, विशाल सर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ओरछा बेतवा नदी। तो यहाँ पे ओरछा बेतवा नदी, कटक, संबलपुर और ये भीमा, तो ये भीमा वही वाली नदी है जो मैंने बताई थी इंपॉर्टेंट है। कृष्णा की सहायक नदी मैंने बताया था कि आगे जाकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो भीमा में जो पूछा जाएगा वो संबलपुर से पूछा जाता है, ठीक है। अब ये हमारे पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं, उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आने वाली है वो आने वाली है हिमालय से रिलेटेड, मैं उसमें हिमालय के पूरा पार्ट कंप्लीट करा दूंगा। हिमालय से संपूर्ण भाग हमारा कंप्लीट हो चुका होगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन से भाग है, जिसमें ट्रांस हिमालय, हिमालय के 3 भाग और हैं वो बताने हैं, ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है। ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी। दोस्तों हम लोगों ने पिछली क्लासों में नदी अपवाह तंत्र को खत्म कर दिया था, जिसमें हमने हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र पढ़ा था। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखने वाले जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हिमालय पर्वत के बारे में, जिसे हम कहेंगे प्रादेशिक क्षेत्र, ठीक है, हम बोलेंगे प्रादेशिक प्रदेश। भारत के भौतिक
एवं प्रादेशिक प्रदेश। देखिए इसमें ये जो है कई श्रेणियों में हमें बांटा गया है। इसमें हमें जानने को मिलेंगे कि गंगा तंत्र हमारा इसमें भी आएगा, जैसे हमने इसे बांट दिया तो इसके अंदर हमारा हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत ये वाला पार्ट आएगा आपका। एक पार्ट आपका आता है सिंधु तंत्र, फिर एक पार्ट आपका आता है गंगा तंत्र, और एक आता है आपका प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो देखिए हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र या पूरा अपवाह तंत्र भी इसे हम बोल सकते हैं, इस वाले पार्ट को अपवाह तंत्र भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर सब कुछ आ जाएगा, झीलें भी आ जाएंगी, ये भी आ जाएगा। और नेक्स्ट आपका चल का आपका पठार या वो सारी चीज़ें आएंगी। तो पर लेकिन मैं इनके बारे में बात नहीं करूँगा, ये चीज़ें मैं करवा चुका हूँ, कुछ चीज़ें आपके आगे कराई जाएंगी। मैं बात करने वाला हूँ हिमालय पर्वत की, ठीक है। तो हिमालय पर्वत कितने पार्टों में बटा हुआ है? तो देखिए ये 4 पार्ट में बटा हुआ है। एक पार्ट आपका होगा ट्रांस हिमालय। कौन सा होगा एक पार्ट? ट्रांस हिमालय। और 3 पार्ट आपके, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट आपका आ रहा होगा वृहत हिमालय, वृहत हिमालय। और एक पार्ट आपका आएगा लघु व मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। और थर्ड नंबर पे जो आपका पार्ट आएगा शिवालिक हिमालय, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिवालिक हिमालय। देखिए तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हिमालय पर्वत से हम क्या क्या जानेंगे? ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये 4 पार्टों में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो धीरे धीरे हम पहले जानेंगे ट्रांस हिमालय को, वृहत हिमालय को, लघु को और फिर शिवालिक को। इनके कुछ पॉइंट हम आपको बताएंगे। नोट्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं है कोई, मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझाया जाएगा। चलिए अब हम देख रहे हैं, मैं इसे रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी बच्चे, ठीक। चलिए इसे रफ करते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट, जो हमारा आगे का जो पॉइंट बनेगा प्रादेशिक में, हिमालय में ट्रांस हिमालय, ठीक है। इसकी तरफ हम आएंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। और जो पिछली क्लासेस नहीं आ पाई थी वो मैं क्लासेस को लंबी करके आपका कोर्स कवर करा दूंगा जल्द से जल्द, क्योंकि एनटीपीसी की डेट आ गई है। बच्चों के कमेंट हमारे पास आ रहे थे, सर तैयारी करवाइएगा, ठीक है। अब बेस्ट तरीके से तैयारी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। चलिए अब हमारे पास है ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय हेडिंग डाल लेना। और ट्रांस हिमालय में हम जानेंगे कि ट्रांस हिमालय अवसादी चट्टानों से निर्मित है, अवसादी चट्टानों से निर्मित है। इंग्लिश वाले बच्चे अवसादी का लिखना चाहे तो लिख सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। 3 प्रकार की चट्टानें हमने पढ़ी होंगी वर्ल्ड ज्योग्राफी में, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित, इग्नस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ठीक है। ये 3 प्रकार की होती है। अवसादी होती है तलछटी, जो परतदार होती है। अवसादी की जगह वहाँ पर तलछटी का भी प्रयोग कर सकता है, परतदार का भी प्रयोग कर सकता है, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। इसे हम रफ कर देते हैं, ठीक है। इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख लेना सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। हिमालय पर्वत, ट्रांस हिमालय जो है अवसादी चट्टान से निर्मित है, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी, K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन होते हैं आपके पास। एक है भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन बोलेंगे। पर लेकिन भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा। मैं बता रहा हूं भारत की सबसे ऊंची चोटी, पर लेकिन अगर हिमालय की बात करेगा तो आंसर आने वाला है कंचनजंगा। आंसर क्या आने वाला है? कंचनजंगा। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग होते हैं, इस बात का ध्यान आपको रखना होगा, ठीक है। कंचनजंगा होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम आते हैं, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से आपसे पूछा जाएगा। भारत की सबसे ऊंची पूछे तो K2 बताना है आपको, जो कि ट्रांस में आएगा। और अगर हिमालय शब्द यदि आपका लगा देता है तो आपको क्या बताना होगा? कंचनजंगा। उसका कारण क्या है? ट्रांस हिमालय हिमालय का पार्ट नहीं है, ट्रांस हिमालय हिमालय का पार्ट नहीं है। आइए हम ये चित्र के जरिए समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि एशियाई प्लेट है ये, और गोंडवाना से टूटने के बाद
भारत जो है ऑस्ट्रेलिया का टुकड़ा था और ऑस्ट्रेलिया से निकलने के बाद ये उत्तर की ओर बहा, जिससे बीच में टेथिस सागर था बीच में। जिन बच्चों को मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई होगी उन्हें पता होगा, बीच में टेथिस सागर था और टेथिस सागर की वजह से किसका निर्माण हुआ है? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, टेथिस सागर की वजह से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। तो वो इस जगह पर एशियाई प्लेट में ट्रांस हिमालय पहले से मौजूद था, ट्रांस हिमालय पहले से मौजूद था और हिमालय बाद में गया है। भारत एशिया का पार्ट नहीं था पहले। बहुत से बच्चों को ये बात ध्यान आ रही होगी कि मैंने पढ़ा था अंगारलैंड गोंडवानालैंड किसका भाग होता है? भारत। तो बच्चे बताते हैं अंगारलैंड, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि भारत एशिया में है, पर लेकिन ये आज है, आज से 4.6 अरब वर्ष पहले की बात है, जब भारत एशिया में नहीं ऑस्ट्रेलिया का टुकड़ा था। आप देखते होंगे ऑस्ट्रेलिया ऊपर से जो कटा हुआ है वो भारत है, ठीक है। भारत कट के ऊपर की तरफ बहा था टेथिस सागर में। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। चलिए आगे के पॉइंट को देखेंगे। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होने वाला है, ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी से भी प्राचीन है। ये बात मैंने क्लियर कर दिया क्योंकि वो एशिया में पहले से था, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय से भी प्राचीन है। ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग नहीं है। ये बात भी मैंने बता दिया आपको, ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है, ठीक है। इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। चलिए यहाँ तक क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी सभी लोगों को। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को ध्यान से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको ढंग से समझाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब हमारा पॉइंट जो होने वाला है, ये हिमालय हमारा अवसाद द्वारा बना हुआ है, इसलिए इसे अवसाद हिमालय, नवीन वलित पर्वत या मोड़धार पर्वत कहते हैं। अब देखिए ये बात आ गई हिमालय की, ट्रांस हिमालय से अलग है, ये पूरे हिमालय की बात है, हिमालय पर्वत श्रेणी की बात है। हिमालय किस प्रकार बना हुआ है? अवसाद द्वारा, ठीक है। तो अवसाद हिमालय भी कहेंगे, नवीन वलित भी कहेंगे। अब देखिए जो हिमालय पर्वत जो है उसे नवीन वलित या एक्टिव क्यों कह रहे हैं, ठीक है। हम क्यों कह रहे हैं उसे न्यू क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नया होता जा रहा है, उसकी हाइट हर वर्ष बढ़ती जाती है, हर वर्ष। जैसे मान लीजिए 2019 में इतनी है तो 2020 में इतनी होगी, फिर 2030 की अगर मैं बात करूं तो और ऊपर होगी, और 2040 की अगर मैं बात करूंगा तो और ऊपर होगी। तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे? नवीन, क्योंकि ये हर बार नया हो रहा है। किस कारण की वजह से हो रहा है? क्योंकि ये अवसाद द्वारा निर्मित है, ठीक है, अवसाद द्वारा निर्मित है। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर कि हमारा जो हिमालय है वो इस तरीके से है, मान लीजिए ये हमारा हिमालय है इस तरीके से, और ये जो है, मैं एक मिनट पेपर ले लेता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलिए जैसे हमारा ये हिमालय है, हम इसकी बात कर लेते हैं। ये हिमालय हमारा है और ये एशियाई प्लेट है। अब ये इस तरीके से टेथिस जो बह रहा है और ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ये बढ़ता जा रहा है और ऊंचा होता जा रहा है, इसलिए ये नवीन वलित है, ठीक है। तो ये कब हो रहा है? जब ये अवसादी होंगे। जैसे हमने कहा कि ये एशियाई प्लेट है और ये भारत बहकर आगे बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर ये टकरा गया। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि बीच में जितना भी अवसाद था, कूड़ा कचरा तलछट था, वो दबता जा रहा है और ये वाली जो प्लेट, ये भारी प्लेट है, ये आगे नहीं बढ़ सकती, इसको धक्का देने से ये आगे नहीं बढ़ जाएगी क्योंकि ये बड़ी है। तो ये क्या हो रहा है कि ये चीज़ दबती जा रही है और ये पार्ट ऊपर उठता जा रहा है, और जो पार्ट ऊपर उठता जा रहा है वो क्या है? जो पार्ट ऊपर उठता जा रहा है वो है हिमालय पर्वत। वो कौन सा पार्ट है? हिमालय पर्वत श्रेणी है, ठीक है, इसीलिए इसे नवीन वलित कहते हैं। अब हम आगे के पॉइंटों पर आते हैं, ध्यान देते हैं। चलिए आगे के पॉइंटों को देखते हैं। चलिए, हिमालय का अंदरी भाग आग्नेय चट्टान से निर्मित है। अब देखिए भारत में जो भी हिमालय है वो तो पुराना ही रहेगा ना। जो अंदर की चट्टान है, जो उसका बेस है, वो कैसा है? आग्नेय चट्टान से है, प्राथमिक चट्टान से। सबसे पहली चट्टान कौन सी थी? आग्नेय चट्टान, प्राथमिक चट्टान, ठीक है। तो अगर आंतरिक भाग की पूछे तो आंतरिक भाग आपको बताना होगा क्या? आग्नेय। हिमालय का आंतरिक भाग आग्नेय से बना है। हिमालय कैसे बना है? अवसादी से बना है।
ठीक है, दो अलग अलग क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछता है हिमालय का निर्माण किस पर्वत से हुआ है, किस चट्टान से हुआ, तो आपको क्या बताना है, अवसादी। और यदि आपसे पूछा जाता है कि हिमालय पर्वत का आंतरिक भाग यानी अंदरूनी भाग किससे बना हुआ है या अंदरूनी भाग कैसा है, आग्नेय चट्टान द्वारा निर्मित है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एक और छोटा सा पॉइंट, दो पॉइंट करके जानेंगे। ट्रांस हिमालय तिब्बत हिमालय। देखिए ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। कारण है इसका एक, ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है क्योंकि इसका सर्वाधिक भाग कहाँ पर होगा, तिब्बत में होगा। ट्रांस हिमालय का सर्वाधिक भाग कहाँ पर स्थित है, तिब्बत में, इसलिए तिब्बत हिमालय भी बोलेंगे। आइए चलिए आगे देखते हैं। ट्रांस हिमालय का अधिकांश भाग तिब्बत में स्थित है, इसलिए इसे हिमालय तिब्बत हिमालय कहते हैं। ये बात मैंने बता दी आपको। नेक्स्ट आते हैं, भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। देखिए वही क्वेश्चन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वही क्वेश्चन रिपीट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किसकी, भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। और भारत की सबसे ऊंची चोटी मैंने क्या पढ़ाई अभी आपको, K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, तो जो मैंने K2 पढ़ाई है वो भारत की सबसे ऊंची है, वो कंचनजंगा से भी ऊंची है। पर लेकिन अगर मैं हिमालय की पूछता हूं तो आपको आंसर देना होगा कंचनजंगा, क्योंकि K2 ट्रांस हिमालय है ना कि हिमालय। ठीक है, और ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आएंगे, इसे मैं रफ कर देता हूं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखेंगे। चलिए ये आ गया आपका नेक्स्ट पॉइंट। हिमालय को 3 श्रेणियों में बांटा गया। अब देखिए हिमालय को कितनी श्रेणियों में बांटा गया, 3 में। मैंने आपको अभी बताया था कि ट्रांस हिमालय, वृत्त, मध्य और शिवालिक। तो वृत्त, मध्य और शिवालिक ये 3 श्रेणियां होंगी। ठीक है, कौन कौन सी 3 श्रेणियां होंगी इसकी, वृत्त हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। मध्य को लघु भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हम देख लेंगे कौन कौन से हैं। पहला है वृत्त हिमालय। पहला पॉइंट हमारा कौन सा होने वाला है, वृत्त हिमालय। सेकंड पॉइंट हमारा कौन सा होने वाला है, ये देखते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा होने वाला है मध्य हिमालय। और थर्ड पॉइंट कौन सा होने वाला है हमारा, थर्ड पॉइंट हमारा होने वाला है उप हिमालय, बाहरी दक्षिणी हिमालय या शिवालिक हिमालय। ठीक है, क्या बोलेंगे, शिवालिक हिमालय। इस नाम को हमेशा ध्यान रखना, शिवालिक हिमालय। सबसे ज़्यादा ऑप्शन यही आने वाला है या इससे ही क्वेश्चन आने वाला है। पर लेकिन आप उप हिमालय और बाहरी दक्षिणी का भी ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ पर शिवालिक ना देखे ये दे देगा तो आपको लगेगा ये कौन सा पार्ट आ गया है। ठीक है, तो इसीलिए फुल डिटेल डालते हुए चलेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा वृत्त हिमालय की तरफ। 3 पार्ट हमने पढ़े, 3 पार्टों में हम देखेंगे। पहला पार्ट वृत्त हिमालय, ये किस तरीके से क्या क्या कर रहा है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको ध्यान होगा माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंची चोटी विश्व की, एशिया की, वो कहाँ पर है, वृत्त हिमालय में है। ये बात आपको नोट करनी पड़ेगी। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी या श्रेणी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ हिमालय 3 श्रेणियों में बटा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा भारत इस तरीके से बना हुआ है और इस तरफ जो है ये सब हिमालय है। कहाँ तक, जम्मू कश्मीर से लेके आपका म्यांमार बर्मा तक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना था। तो ये 3 श्रेणियों में, इस पार्ट को अगर मैं जूम कर दूं तो ये 3 श्रेणियों में है। पहली श्रेणी वृत्त हिमालय, दूसरी श्रेणी कौन सी है आपकी मध्य, और तीसरी श्रेणी शिवालिक। तो ये 3 श्रेणियों में है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, 3 श्रेणियों में ये बटा हुआ है। ये पहली है, फिर दूसरी है और फिर तीसरी है। 3 श्रेणियां हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, वृत्त, मध्य और शिवालिक। ठीक है, तो हम पहली वाले की बात कर रहे हैं। तो जो पहली है उसमें जो भी चोटियां पाई जाएंगी वो बड़ी और ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। या तीनों श्रेणियों में, 1, 2, 3, इन तीनों में कौन सी वाली बड़ी होगी, सबसे पहले वाली। कौन होगी ऊंची, सबसे पहले वाली, वृत्त हिमालय वाली। ठीक है, वृत्त हिमालय वाली जो श्रेणियां होंगी वो सबसे बड़ी होंगी, इस बात का ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट हम आगे की तरफ चलते हैं। यह हिमालय हमेशा बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे हिमाद्री भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, यह हिमालय बर्फ से ढका हुआ है इसलिए इसे हिमाद्री भी कहते हैं। अब हमने बात कर ली कि यह हिमालय बर्फ से, अब देखिए सबसे ऊंची ऊंचाई पर क्या होगा, बर्फ से ढका होगा और इसलिए इसे हिमाद्री भी कहेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस भाग को, हिमालय के कौन सी वाली श्रेणी को हिमाद्री कहते हैं, वृत्त,
मध्य या लघु, तो आप बता सकते हैं शिवालिक या मध्य में से कौन सी होगी, वृत्त वाली होगी, जो कि हिमाद्री कहलाएगी क्योंकि ये ऊंची हैं और बर्फ जमा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, इस हिमालय में विश्व एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट होती है। 8,850 मीटर इसमें बताया गया, पुरानी किताबों में 48 भी मिल जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। और हो सकता है अब जो न्यू पैटर्न आ रहा होगा आपकी बुक्स का, उसमें और ज़्यादा आ सकता है और आने वाले समय में और ज़्यादा ये बढ़ गई होगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कारण बढ़ने का क्या है, क्योंकि ये नवीन वलित है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं। वृत्त हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नेपाल देश में है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा, नेपाल में क्या कहते हैं, सागर माथा, और म्यांमार में क्या कहते हैं, म्यांमार में कहते हैं उमरावाट। क्या कहते हैं, उमरावट। ठीक है, सागर माथा नेपाल में कहा जाता है हिमालय को, वृत्त हिमालय। ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट होगी उसे, और हिमालय को म्यांमार में कुछ और कहते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, इसे हम रफ कर देते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा सभी बच्चे, जिससे अच्छे से नोट्स बना पाएँ। ठीक है, थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे उस बात के लिए कि हम क्लासेस नहीं दे पाए थे, सर की क्लासेस में पेंट वगैरह हो रहा था, थोड़ा सा हमारा जो स्टूडियो है फैला पड़ा था, स्टूडियो हमें सही करना था, इसीलिए सर ने सब कुछ डेकोरेट दोबारा से करा है। और अब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, एनटीपीसी ग्रुप डी की बेस्ट क्लासेस आपको दी जा रही है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा इसे। ठीक है, ताकि आपको क्लासेस मिलती रहें, क्लासेस में कोई रोक ना आए। ठीक है, तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को कुमोलगमा कहते हैं। तिब्बत में क्या कहेंगे, कुमोलगमा कहा जाएगा। तिब्बत में क्या कहेंगे, कुमोलगमा। और नेपाल में क्या लिखवाया तो मैंने, सागर माथा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। नोट हमें करके लिखना है, ट्रांस हिमालय तिब्बत हिमालय। आप देखिए, ट्रांस हिमालय तिब्बत हिमालय से कुछ इंपॉर्टेंट बात हमारे में, एक पॉइंट हमारा रह गया था तो वो हमने पीछे यहाँ पर ला दिया है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे ट्रांस हिमालय तिब्बत हिमालय से पॉइंट। ट्रांस हिमालय का अधिक भाग तिब्बत में स्थित है, इसलिए इसे तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। ये पॉइंट हो चुका है। इसमें लद्दाख, जास्कर, कैलाश एवं कारकोरम पर्वत श्रेणी भी स्थित है। देखिए, आपको याद आ रहा होगा जिन बच्चों ने पुरानी वीडियो देखी है, लद्दाख और जास्कर, याद आ रहा है, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। देखिए, इनको तो तीनों को भूलना ही नहीं था, पहला, दूसरा और तीसरा, इनको तो भूलना ही नहीं था। मैंने जब सिंधु नदी पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कैलाश पर्वत के नीचे मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है और दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है और लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी को काटती है, यानी बीच में से गुजरती है। ऊपर कौन सी थी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, और नीचे कौन सी थी, जास्कर पर्वत श्रेणी थी। तो ये यहाँ से गुजरती थी सिंधु नदी और इन दोनों के बीच में से जाती थी यहाँ पर, जबकि ऊपर की तरफ लेह स्थान भी स्थित है। फिर ये आगे बढ़ जाती थी। ठीक है, और आगे चलकर ही कारकोरम पर्वत श्रेणियाँ थी। तो हमने ये चीज़ देखी कि ये सिंधु नदी जो है वहीं से गुजर रही है, जम्मू कश्मीर के अंदर की वाली बात हो रही है। ठीक है, तो याद आ रहा होगा जब जास्कर पर्वत श्रेणी कौन सी है, लद्दाख पर्वत श्रेणी कौन सी है, और कैलाश पर्वत कौन सी की बात हो रही है, और कारकोरम पर्वत कौन सा है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, याद आ रहा होगा जिन्होंने सिंधु तंत्र मेरे से पढ़ रखा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आप पिछली वीडियो को देखिए। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र बहुत ही अच्छे तरीके से चित्रों से समझाया गया है। मुझे नहीं लगता किसी ट्रिक की जरूरत पड़ेगी, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन आस्टिन, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो रहा है। ठीक है, हम थोड़े से यहाँ पर टाइपिंग मेरे को लगता है गलत हो गई है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, इसका ध्यान रखना है। K2 विश्व की सबसे ऊंची नहीं है। देखिएगा यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ये वाली लाइन को मैं काट देता हूँ। K2 विश्व की सबसे ऊंची नहीं है, क्योंकि K2 नहीं है, माउंट एवरेस्ट है विश्व की सबसे ऊंची, ये सबको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइपिंग गलत हो गई थी इसलिए, पर लेकिन मैंने लाइन को काट दिया है। ठीक है, मैंने लाइन को काट दिया है, इसको ध्यान रखिएगा इस वाली लाइन को। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप ले आओ और स्क्रीनशॉट मार दिया। ठीक है, ठीक, ट्रांस हिमालय में स्थित है। ठीक है, K2 कहाँ स्थित है, ट्रांस हिमालय में स्थित है, हमने पढ़ लिया था। विश्व की नहीं है, ठीक है, भारत की है, विश्व की नहीं। और भारत की हिमालय कौन सी थी, कंचनजंगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याला हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। भारत के हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, ये भी हमने क्लियर कर दिया है। चलिए, वृत्त हिमालय, लघु हिमालय,
चोटियाँ। अब देखिए हमने एक बात देखी, हमने वृहत हिमालय पढ़ा, पर लेकिन वृहत हिमालय के अंदर बहुत से पॉइंट ऐसे भी आ रहे होंगे जिसमें चोटियाँ आएंगी कि भाई इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दूसरे नंबर की ऊंची कौन सी है, तीसरी कौन सी है, या आपसे पूछा जाएगा कि त्रिशूल पर्वत श्रेणी या त्रिशूल चोटी कहाँ पर स्थित है, वृहत हिमालय, लघु हिमालय या शिवालिक हिमालय या ट्रांस हिमालय। ये चार ऑप्शन आपके पास होंगे। तो आपको पता होना चाहिए वृहत हिमालय की कौन कौन सी चोटियाँ हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कुछ चोटियाँ, वृहत हिमालय की प्रमुख चोटियाँ। तो आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। एवरेस्ट 8850, ये सबको पता होगा और सबको बहुत अच्छे से मालूम है ये बात कि एवरेस्ट किस में है, वृहत हिमालय में है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि सारी ऊंची चोटियां या जो भी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी वो कौन सी है, वृहत हिमालय की है। चलिए आइए आगे देखते हैं हम। माउंट एवरेस्ट हमारी हो चुकी है। कंचनजंगा मैंने आपको बताया था भारत की हिमालयी सबसे ऊंची चोटी। देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, पर लेकिन भारत की हिमालय सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो कंचनजंगा। मैं दोनों क्वेश्चन को एक बार लिख दे रहा हूँ, मुझे लगता है बच्चों के अभी समझ में नहीं आया है। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सबसे ऊंची चोटी आपके पास ऑप्शन होंगे कंचनजंगा, बी होगा आपके पास K2 और सी होगा आपके पास एवरेस्ट और डी होगा आपके पास त्रिशूल। चलिए अब हमारे पास ये है, तो हम बताएंगे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, K2। पर लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, K2 किसमें है, ट्रांस हिमालय में है, और ट्रांस हिमालय हिमालय का पार्ट नहीं है। अब क्वेश्चन यहां पे होता है चेंज, भारत की हिमालय की, भारत में, ठीक है, भारत में हिमालय की, यहां पे हो गया भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। अब भारत में हिमालय की, तो यहां पे आंसर कंचनजंगा आएगा, ना कि K2। क्लियर है सभी का? मैंने क्वेश्चन बना के दिखा दिया, ऑप्शन बना के दिखा दिए, ठीक है। अगर जिसका समझ में नहीं आया वो रट ले। कारण क्या है इसका K2 ना आने का, क्योंकि K2 हिमालय का पार्ट नहीं है और ये हिमालय के बारे में पूछना चाह रहा है। हिमालय का पार्ट नहीं है K2, भले ही ट्रांस हिमालय का पार्ट है, पर लेकिन ट्रांस हिमालय हिमालय से भी पुराना है। तो जब हिमालय बना ही नहीं और ट्रांस हिमालय था, तो इसका मतलब ट्रांस हिमालय उसका पार्ट नहीं है, वो तो क्योंकि पहले से है, ठीक है। तो ये बात हमारी क्लियर हो जाती है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान देते हुए, मेरे को लगता है कि सभी के समझ में आ रहा होगा अच्छे से। और मकालू कहाँ पर आएगा, वृहत हिमालय में। धौलागिरी वृहत हिमालय में। मसालू ये भी आएगा, ठीक। नागा पर्वत ये इंपॉर्टेंट है, नागा पर्वत। अन्नपूर्णा ये भी आ सकता है, ठीक है। नंदा देवी बहुत आता है। नानचा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। त्रिशूल मैंने आपको 2 बार जिक्र कर दिया है, तो इसलिए त्रिशूल इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बद्रीनाथ सबको पता ही है। और बद्रीनाथ की एक बात और आपको ध्यान होगी, कुछ याद आ रहा है पुरानी चीज, क्या याद आ रहा है सभी को? देखिए बद्रीनाथ मैंने किसी का उद्गम स्थल बताया था, जी हाँ, ध्यान आ रहा होगा सबको। देखिए बद्रीनाथ मैंने बताया था अलकनंदा का, अलकनंदा भागीरथी निकलती थी ना, तो बद्रीनाथ से निकल रही थी आपकी अलकनंदा, जो देवप्रयाग में बन रही थी गंगा, ठीक है। जिन्होंने पुराना वीडियो नहीं देखा है, मैं जरूर कहूँगा वो वीडियो देखे, एक से एक चीज़ अच्छे से समझाई गई है। जैसे ही शब्द आपके सामने आए तो आपको ध्यान आ जाएगा, पिछला रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे मेरे को बद्रीनाथ देखकर एकदम ध्यान आ गया, ठीक है। तो आप भी पुराना वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रचारित करें, ठीक है। चलिए अब हम आगे ध्यान देते हैं। नीलकंठ सबको मालूम नहीं होगा, ठीक है। केदारनाथ भी वृहत हिमालय में आएगा। चलिए ये सब इतना ही है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आने वाला है वो कौन सा आने वाला है, मध्य हिमालय, लघु हिमालय। देखिए मध्य हिमालय, लघु हिमालय की मैं बात कर लेता हूँ। मध्य हिमालय, लघु हिमालय जो है 2nd नंबर की। देखिए पहले जो मैंने देखी थी ये वाली सीरीज, ये कौन सी थी, फर्स्ट नंबर कौन सा था, ये वृहत हिमालय। और 2nd नंबर जो मैं सीरीज देख रहा हूँ ये कौन सी 2nd नंबर की, लघु हिमालय, ठीक है। लघु हिमालय, तिब्बत हिमालय। अब हम जो पार्ट की बात कर रहे हैं
तीसरा वाला कौन सा है हमारा, तीसरा वाला हम अभी आगे चलकर पढ़ेंगे, वो हमारा होने वाला है कौन सा, शिवालिक हिमालय। वो कौन सा होने वाला है, शिवालिक। तो पहले हम सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं, जो हमारा कौन सा है, लघु हिमालय, मध्य हिमालय। चलिए इसकी तरफ हम चलते हैं, कुछ इसके पॉइंट जानेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं रह गया टॉपिक, थोड़ी सी वीडियो रह गई है और कंप्लीट कर लेते हैं इसे, जिससे हमारे पूरा पैटर्न कंप्लीट हो पाए। चलिए अब हम देखते हैं आगे की तरफ। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। अब देखिए महान हिमालय क्या था, अभी तक मैंने तो आपको बताया नहीं महान हिमालय क्या है। तो देखिए वृत हिमालय ही महान हिमालय है, ठीक है, वृत हिमालय ही महान हिमालय, यानी कि इसका अर्थ यह है कि वृत हिमालय के दक्षिण में स्थित है कौन, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, ठीक, जो पीर पंजाल श्रेणी यानी कि मध्य हिमालय में स्थित है, ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। अब हमने बात कह दी है कि मध्य हिमालय को हम पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे। तथा कश्मीर घाटी मध्य हिमालय एवं महान हिमालय के बीच है। जो भी कश्मीर घाटी आप देखते हो वो किसके है, मध्य और महान हिमालय के बीच में, ठीक है, कश्मीर घाटी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और आते हैं। लघु हिमालय में नेपाल की काठमांडू घाटी स्थित है। यह घाटी भी मध्य हिमालय तथा महान वृत हिमालय के बीच स्थित है। देखिए महान वृत हिमालय के बीच में आपने कुछ पॉइंट देखे, वृत हिमालय और महान हिमालय, और इसके बीच में जैसे मान लीजिए ये वृत हिमालय है और ये महान हिमालय, सॉरी ये महान वृत हिमालय और ये मध्य हिमालय है, महान और वृत, और ये लघु मध्य। इसके जो बीच में कश्मीर की घाटी आपको देखने को मिली और काठमांडू की घाटी आपको देखने को मिली। क्या क्या देखने को मिला, कश्मीर की घाटी और नेपाल की काठमांडू घाटी आपको देखने को मिलेगी, अगर आप बता सकते हो, ठीक है, महान और लघु के बीच में। उम्मीद है वैसे इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, पर लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, कि कभी भी पूछ सकता है, एक दो बार पूछा गया है, ठीक है, कम पूछा जाता है पर लेकिन एक दो बार पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं मध्य हिमालय में हिमाचल प्रदेश की कुल्लू एवं मनाली यानी कांगड़ा की घाटियाँ, कुल्लू, मनाली और कांगड़ा की घाटियाँ स्थित हैं। कहाँ पर, मध्य हिमालय में। तो जो मध्य हिमालय है वहाँ पर कुल्लू मनाली के जो स्थान आएगा कांगड़ा घाटियाँ स्थित हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, सिंपल सा फैक्ट है, एक पॉइंट और देख लेते हैं इसका। मध्य हिमालय में मंसूरी, नैनीताल, रानीखेत, इसको मैं रफ कर देता हूँ 1 मिनट के लिए आपको, जिससे साफ दिखाई दे, ठीक है, मंसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग और डलहौजी पर्यटन स्थल है, ठीक है। कौन कौन से पर्यटन स्थल होंगे, अब देखिए आप जब बहुत से लोग नैनीताल घूमने गए होंगे, मंसूरी घूमने गए होंगे, दार्जिलिंग घूमने गए होंगे, तो मैं आपको बता दूं, आप जिस जगह पर जाते हैं आप पहुंचते हैं मध्य हिमालय के अंदर, ठीक है। आप देखते होंगे नैनीताल में जो पहाड़ हैं वो कौन से, मध्य हिमालय वाले पहाड़ हैं। और आप जब देखेंगे कि मान लीजिए आप हरिद्वार में हैं, हरिद्वार में हैं, ठीक है, आगे जाकर टॉपिक आएगा हरिद्वार वाला, जो कि शिवालिक हिमालय में, ठीक है, हरिद्वार शिवालिक हिमालय में। तो यहाँ से आप देखोगे कि यार बहुत ज़्यादा पीछे एक पर्वत दिखाई दे रहे हैं, वो कौन से हैं, मध्य वाले, वो कौन से हैं, मध्य हिमालय वाले, लघु हिमालय वाले, जो किस जगह पर स्थित हैं, नैनीताल, दार्जिलिंग, रानीखेत, डलहौजी, इन सब स्थानों पर स्थित हैं, ठीक है। कौन कौन से स्थान हैं, मंसूरी, नैनीताल, रानीखेत को जरूर ध्यान रखना, और अल्मोड़ा और दार्जिलिंग, ठीक है, दार्जिलिंग, डलहौजी, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है, दार्जिलिंग, डलहौजी, इसे भी ध्यान रखना। और हमने क्या कहा कि ये स्थान कहाँ है, मध्य हिमालय में स्थित है। और अगर हम इसके भी आगे देखें तो हमें दिखाई देता है वृत हिमालय। वृत हिमालय का मतलब क्या है, काठमांडू की घाटियाँ वहाँ पर स्थित मिलेगी, दोनों के मध्य में, ठीक है। तो इसके बीच में जो स्थान होगा वहाँ पर काठमांडू की घाटियाँ आपको मिल जाएगी, और कश्मीर की घाटियाँ भी, ठीक है। ये मैंने पीछे पढ़ा दिया है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, ज़्यादा पॉइंट नहीं है, फिर हमारा नेक्स्ट जो आने वाला है पॉइंट उसे देखते हैं। शिमला मध्य हिमालय के धौलाधार श्रेणी में स्थित है। अब देखिए शिमला जो आपका आने वाला है, शिमला में बहुत से लोग घूमने जाते हैं, तो वो धौलाधार श्रेणी के मध्य में आता है, ठीक है, धौलाधार श्रेणी मध्य हिमालय में आता है। भारत की सबसे लंबी जवाहर सड़क सुरंग बनिहाल दर्रे पर स्थित है। अब देखिए भारत की सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है,
ठीक है, जवाहर सड़क सुरंग है, वो कहाँ पर है, किस दर्रे पर, दर्रा भी आपसे पूछा जाएगा, बनिहाल दर्रा, ठीक है। और बनिहाल दर्रा कहाँ पर स्थित है, मध्य हिमालय लघु हिमालय में। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सड़क सुरंग कहाँ पर स्थित है, जवाहर सड़क सुरंग आपकी बनिहाल दर्रे में है, मध्य हिमालय के अंतर्गत, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम और आगे बढ़ते हैं। बनिहाल दर्रे द्वारा कश्मीर एवं शेष भारत को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो जो जम्मू कश्मीर वाला जो हिस्सा है कश्मीर वाला और भारत का जो शेष हिस्सा है निचला वाला, उसे जोड़ने के लिए किसका प्रयोग हो रहा है, बनिहाल दर्रे का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। कश्मीर बनिहाल दर्रे के द्वारा जम्मू को जोड़ता है। भाई सिंपल सी बात है, ये बात ऊपर वाले पॉइंट की हो गई। भाई जम्मू कश्मीर या अन्य भाग को जोड़ने के लिए भारत के किसका प्रयोग हो रहा है, बनिहाल दर्रे का। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों पॉइंट एक ही हैं। जम्मू कश्मीर को जोड़ने के लिए बनिहाल दर्रा या भारत कश्मीर को जोड़ने के लिए कौन सा दर्रा है, बनिहाल दर्रा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे जो होने वाले हैं उप हिमालय या शिवालिक हिमालय से होने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि चारों पार्ट आपके समझ में आ रहे होंगे, जिसमें से 3 पार्ट हिमालय के हैं, ट्रांस हिमालय का पार्ट नहीं है। मैं बार बार इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप K2 और कंचनजंगा वाला क्वेश्चन गलत ना करें, ठीक है। चलिए अब हम आगे की तरफ देखते हैं। हिमालय की बाहरी एवं नवीनतम श्रेणी। अब हिमालय की बाहरी और नवीनतम, बाहरी का मतलब क्या है, सबसे बाहर की ओर, ठीक है। सबसे बाहर की ओर कौन सी है, शिवालिक हिमालय। और नवीनतम क्यों है, क्योंकि ये नई है, ठीक है, ये नई है, तीसरे नंबर की नई है। और इसे उप शिवालिक या शिवालिक या उप हिमालय भी बोला जाता है, उप हिमालय भी बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है। अब हमने आगे की तरफ देखा, यह लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यह कहाँ स्थित है, लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है। आप देखिए बृहत हिमालय के दक्षिण में, देखिए हमने जब भारत का मैप देखा तो हमें ध्यान आ रहा है कि ये जो भारत का मैप इस तरीके से था, ये हिमालय वाला पार्ट है, तो इसके ऊपर वाली जो लेयर है इसके दक्षिण में, भाई ये उत्तर हुआ और ये नीचे क्या हुआ, दक्षिण। इसके दक्षिण में कौन आई, मध्य, और मध्य के दक्षिण में कौन आएगी, शिवालिक, ठीक है। मध्य के दक्षिण में कौन आएगी, शिवालिक। वृहत के दक्षिण में लघु, लघु के दक्षिण में शिवालिक, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि एक दूसरे के नीचे हैं। और सबसे ऊपर कौन सी है, वृहत हिमालय। चलिए अब हमने ये बात देख ली कि दक्षिण में स्थित है। चलिए आगे पॉइंट पे बढ़ते हैं। देहरादून एवं हरिद्वार बाहरी उप हिमालय में स्थित है। देहरादून और हरिद्वार, ये मैंने अभी डिस्कस करा था हरिद्वार के बारे में, ठीक है। देहरादून और हरिद्वार कहाँ पे पड़ेंगे, हमारे उप हिमालय में, बाहरी हिमालय में। और देहरादून से मुझे बहुत अच्छी बात ध्यान आई, मेरे टीचर नवनीत पाठक जी जो कि महिंद्रा कोचिंग में, देहरादून की महिंद्रा कोचिंग में एरिया मैनेजर हैं, ठीक है। मेरे को उन्होंने ही ट्रेन करा है। मेरे को, मैं अपने बारे में बता दूं, बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि आशीष सर ने अपनी पढ़ाई कहाँ से करी है और किस किस बेसिक तरीके से उन्होंने इस लेवल पर पहुँचे वो, ठीक है। क्योंकि मेरे को बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैंने कुछ ऐसे काम भी करे थे जो मतलब नहीं देते शोभा पर, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बच्चे जानने के इच्छुक थे मैंने किस किस से पढ़ाई करी है। तो मैं कुछ बच्चों को बताना चाहता हूं कि मेरे सबसे पहले टीचर रहे हैं नरेश चंद्र, ठीक है, नरेश चंद्र जी, ठीक है। नरेश चंद्र ये मेरे पहले टीचर रहे हैं, जो कि भातू कौन से हैं, ठीक है, भातू हैं वो, ठीक है, कोई इसमें वो वाली बात नहीं है। मेरे सबसे पहले टीचर रहे हैं नरेश चंद्र जी। मैं बच्चों के कमेंट आ रहे थे इसलिए मैं बता रहा हूँ, बच्चे जानना चाहते थे। और मेरे जो सेकंड टीचर रहे हैं नवनीत पाठक जी। कौन रहे हैं, नवनीत पाठक, ठीक है। नवनीत पाठक जी काफ़ी अधिकांश लोग मेरे हिसाब से इंडिया में तो बहुत लोग इन्हें जानते होंगे। नवनीत पाठक जी बहुत ही ज़्यादा अच्छे समाज सेवक भी हैं और बेस्ट टीचर हैं ज्योग्राफी के बेस्ट टीचर हैं। और महिंद्रा में ये ट्रेन करते हैं, ये महिंद्रा में ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। और देहरादून से ही बात चली है तो मैं आपको बता दूं, देहरादून के एरिया मैनेजर हैं महिंद्रा कोचिंग के। मेरे को उन्होंने ट्रेन करा है, मेरे को जितनी भी शिक्षा मिली है या टीचिंग लाइन कैसे कैसे करानी है, ये मेरे को 2 टीचरों से मिली है। नरेश चंद जी से मेरी शुरुआत हुई, उन्होंने मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो पूर्ण कराई कि ज्योग्राफी कैसे करनी चाहिए, कैसे इंटरेस्ट मुझे आया। और इंटरेस्ट के बाद मेरे को पढ़ाना कैसे है, क्या कला किस तरीके से यूज़ होती है, बच्चों को कैसे समझाना है, उसका श्रेय जाता है नवनीत पाठक जी को। तो मैं दोनों टीचरों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं कभी नहीं भूल सकता इन दोनों टीचरों को।
ठीक है, तो चलिए फिर हम टॉपिक पर आते हैं। जब देहरादून आ गया था तो मुझे अपने टीचर की याद आ गई, और मैं ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहता कि मेरे को अपने टीचर की याद आए और मैं बच्चों से शेयर ना करूं, खासतौर बच्चे पूछ रहे हो तब। चलिए, अब हमने कुछ बातें देखी देहरादून से रिलेटेड, हरिद्वार से रिलेटेड। ये उप हिमालय में आते हैं। उप हिमालय का अर्थ है शिवालिक हिमालय से आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं अगर चलता हूँ, लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय की पश्चिम घाटी को दून एवं पूर्वी घाटी को द्वार कहा जाता है। अब देखिए, ध्यान से समझना होगा, लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय की पश्चिमी घाटी को दून और पूर्वी घाटी को द्वार कहा जाता है। ठीक है, द्वार या द्वारा कहा जाता है। ठीक है, द्वारा लिखा हुआ था यहाँ पे, द्वारा कहा जाता है। ठीक है, अब हमने कहा कि जैसे हमने बात कर ली शिवालिक हिमालय, ये वाला जो पॉइंट है ये है। अब इसका जो पश्चिमी भाग है, ये वाला पश्चिमी, और ये वाला जो भाग है ये है पूर्वी भाग। ठीक, तो इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे हम, दून हिमालय, और इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे, द्वारा। क्या कहेंगे, द्वारा। पश्चिम वाले को दून और पूर्व वाले को द्वारा। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट हो जाएगा। चाहो तो आप सीधा बना सकते हो चित्र को कि ये वाला जो पार्ट है ये पश्चिमी पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है ये पूर्वी पार्ट है। इसे कहा जाएगा द्वारा और इसे कहा जाएगा दून। ठीक है, इसे कहा जाएगा दून। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना होगा हमें। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, इसे हम रफ कर देते हैं। ठीक, चलिए इसे रफ कर देते हैं, और एक पॉइंट और देख लेते हैं। एक पॉइंट और देखते हैं जल्दी से। चलिए, ये आ गया आपका एक पॉइंट। वर्मा में हिमालय को अराकोमा कहते हैं। ये बात मैंने अभी स्टार्टिंग में बिल्कुल बता रहा था शुरू में। क्या कहते हैं, अराकोमा। क्या कहा जाएगा, अराकोमा कहा जाएगा। कहाँ पर, वर्मा में। वर्मा का मतलब म्यांमार से है। ठीक है, वर्मा म्यांमार, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ म्यांमार। ठीक है, म्यांमार, आधा माह होगा स्टार्टिंग में। ठीक है, म्यांमार वर्मा में हिमालय को अराकोमा कहते हैं। चलिए, अब हमसे ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब हम आते हैं कि हम जब हिमालय पढ़ रहे थे तो बीच बीच में कभी कभी काराकोरम पर्वत, काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा, बाड़ालाचला दर्रा, इन तरह के शब्दों का यूज़ हो रहा था। ठीक है, इन तरह के शब्दों का यूज़ हो रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी में ही हम भारत के जो पथ, इंग्लिश में पथ बोला जाता है, मार्ग। ठीक है, पथ, मार्ग, रास्ता बोला जाता है, और भारत की जगह भारत हो गया है। क्षमा चाहूँगा, हमारे देश का नाम कभी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्षमा चाहूँगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि टाइपिंग मैं नहीं करता हूँ, कोई और करता है, और उसकी तरफ से भी और CNU की तरफ से भी मैं क्षमा चाहूँगा कि हमारे भारत का नाम जो है थोड़ा सा गलत हो गया है। तो मैं यहाँ पर सही कर देता हूँ भारत, क्योंकि मैं समझता हूँ भारत का नागरिक हूँ, मैं भारत देशवासी हूँ, और भारत की महत्वपूर्णता को मैं समझता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी समझें और एकता बनाए रखें सभी लोग, और अच्छे से रहें। तो भारत हम सही तरीके से लिख देते हैं। यहाँ पे चा की जगह पे भारत यानी कि ता आएगा। ठीक है, यहाँ पे ता आएगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि भारत एक ऐसा नाम है जो किसी की भी भावना को ठेस पहुँचा सकता है अगर हम गलत उसके बारे में बोलें या लिखें। ठीक है, तो क्षमा चाहता हूँ मैं। चलिए, अब भारत के दर्रे की हम बात करते हैं, तो भारत के कुछ दर्रे, जैसे जम्मू कश्मीर में आएंगे दर्रे, सिक्किम में आएंगे आपके दर्रे, हिमाचल प्रदेश में दर्रे आएंगे। तो एक एक राज्य का दर्रा पहले करेंगे। ऐसा नहीं करा कि काराकोरम लिख लिया और फिर उसके बाद हमने क्या करा कि बनिहाल या मणिपुर दर्रे, मणिपुर का कोई दर्रा, तुजु दर्रा ले लिया। इस तरीके से नहीं करेंगे। पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के दर्रों की। तो जितने भी दर्रे आपके सामने आने वाले हैं वो अब आने वाले हैं जम्मू कश्मीर के। ठीक है, चलिए मैं ऊपर से रफ करके इसको भारत को सही कर देता हूँ पहले। ठीक, चलिए, भारत के दर्रे, देखिए मैं सर्किल कर दे रहा हूं, मैं इसे क्रॉस नहीं कर सकता, मैं भारत पे कभी क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, भले ही ये भारत लिखा हुआ है लेकिन मैं क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान के अकॉर्डिंग कभी कभी कुछ ऐसे हमारे अनुच्छेद हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारा कन्फ्यूज़न यहाँ पर पैदा हो सकती है। तो इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि क्षमा चाहता हूँ गलत टाइपिंग के लिए। चलिए, काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक
ठीक है, मैं भली बात ही जानता हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन का भी टीचर हूँ, इसलिए मैं ये सब बातें जानता हूँ, तो मैं बार बार आपसे क्षमा चाहता हूँ। और आइंदा कोशिश करूँगा कि कभी टाइपिंग गलती ना हो, जो भी हमारी टाइपिंग करती हैं अलका जी, और उम्मीद करूँगा कि वो कभी गलती ना करें। ठीक है, चलिए। कारकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, मैंने जम्मू कश्मीर के दर्रों के बारे में ही डिस्कस करा है। ठीक है, तो कारकोरम और जोजिला दोनों किस में आते हैं? जम्मू कश्मीर में आते हैं। नेक्स्ट हमारा बनेगा पीर पंजाल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बनेगा पीर पंजाल, और उसके बाद हमारा आ रहा है बनिहाल दर्रा, उसके बाद हमारा आ रहा है बनिहाल दर्रा। ठीक है, बनिहाल दर्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जम्मू के द्वार को जोड़ता है। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, हाँ, कश्मीर और जम्मू के द्वार को जोड़ता है। कौन? बनिहाल दर्रा। और अभी थोड़ी देर पहले, ऐसा नहीं है कि मैं देख के बोल रहा हूँ, मैंने थोड़ी देर पहले ही इसके बारे में बताया था। ठीक है, कि बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर के पथ को जोड़ता है, जो भारत और कश्मीर को जोड़ता है, ये वाली लाइन भी मैंने बताई थी। चलिए, अब हम बात करते हैं बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो हमारे पास ये दर्रे हो गए जम्मू कश्मीर के, और एक और ले लेते हैं, मेरे को ध्यान आ रहा है हल्का सा, बारामूला। ठीक है, बारामूला, हाँ जी, ये आ गया बारामूला दर्रा, कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर के ये दर्रे हमारे पास आ गए हैं। मैं चाहूँगा कि एक छोटी सी ट्रिक आपके लिए मैं दूं, पर लेकिन आप इसे सिंपल तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी कोई खास ट्रिक हमारे पास नहीं है। ठीक है, हो सकता है किसी बच्चे को अच्छी लगे, किसी को ना अच्छी लगे, पर लेकिन याद तो आपको बेटा करना ही पड़ेगा। ठीक, चलिए ये देख लेते हैं हम ट्रिक की तरफ। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम है, ये इंपॉर्टेंट बात थी। और ट्रिक की तरफ हम आते हैं, ये आ गई हमारी ट्रिक। कार जो पीर बनी बुर्जिल मुल्ला कश्मीर का। ठीक है, अब हमें इसे पार्ट में डिवाइड करना था। कार जो पीर बनी, कार जो पीर बनी, कारकोरम, जोजिला, पीर पंजाल और बनिहाल। देखिए स्टार्टिंग से देखेंगे, कारकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल। ठीक है, कार जो पीर बनी। ठीक है, क्लियर है यहाँ से। अब हमने बात करी कि बुर्जी मौला कश्मीर का। ठीक है, बुर्जिल मौला कश्मीर का। ठीक है, तो यहाँ पे बुर्जिल मौला, मौला से ये वाला पार्ट लिया है मैंने। ठीक है, बुर्जिल मौला कश्मीर का। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि भाई हमारे कश्मीर में हमारी मोमडन आबादी ज़्यादा है, हमारे मुस्लिम भाई ज़्यादा हैं। ठीक है, तो वो मैं उनके लिए धन्यवाद कहना चाहूँगा। ठीक है, वो हमें हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर याद करवाने में। ठीक है, तो बुर्ज खलीफा कहाँ है? बुर्ज खलीफा की अगर मैं बुर्जिल की बात करता हूँ तो ये मोमडन एरिया में है। ठीक है, तो बुर्जिल, बुर्जी मुल्ला कश्मीर का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो गया, यहाँ पे मौला से ही कंप्लीट हो जाएगा। और कश्मीर की बात हो रही है, तो कश्मीर का तो जो यहाँ पे साइलेंट है, पर लेकिन कश्मीर से ध्यान रखेंगे, कश्मीर का मतलब क्या है? जम्मू कश्मीर के दर्रे। कश्मीर का मतलब क्या है? जम्मू कश्मीर के दर्रे। फिर दोबारा से हम बोलेंगे, कार जो पीर बनी बुर्जिल मौला कश्मीर का। तो कार कारकोरम, जो जोजिला, पीर पीर पंजाल, बनी बनिहाल। ठीक है, अब कार जो पीर बनी ये कंप्लीट हो गया। बुर्जिल मौला, तो बुर्जिल से कौन सा दर्रा है? बुर्जिल दर्रा, और मौला से बारामूला। ठीक है, बारामूला। ठीक है, तो वहाँ पे आप ध्यान से पकड़ लेंगे। और सबसे ऊंचा दर्रा जो है भारत का कौन सा है? कारकोरम दर्रा है। तो जम्मू कश्मीर से मेरे को नहीं लगता कि आपसे क्वेश्चन छूटेगा दर्रों से। इंग्लिश में पथ बोला जाएगा PATH। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी बच्चे। ठीक, चलिए सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक ठीक, चलिए जी हाँ, चलिए चलिए। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक, अब हमारे जो दर्रे हैं, एक दर्रा हमारा है हिमाचल प्रदेश का। किसका आएगा? हिमाचल प्रदेश की तरफ हम चलते हैं। ठीक, अब हिमाचल प्रदेश के दर्रे। ठीक है, हेडिंग जो आपको डालनी वो कैसे डालनी है? हिमाचल प्रदेश के दर्रे। पहले हेडिंग डालनी थी भारत के दर्रे। ठीक, उसके बाद जम्मू कश्मीर के दर्रे जो मैंने पहले आपको बता दिए। अब जम्मू कश्मीर के बाद आपके दर्रे कौन से स्टार्ट हो रहे हैं? हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश में पहला दर्रा कौन सा है? बाड़ा लाचला दर्रा। कौन सा दर्रा है? बाड़ा लाचला दर्रा। ये आपका आगे दूसरा दर्रा रोहतांग दर्रा। ठीक है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हमारा आ गया सिपी किला दर्रा हिमाचल प्रदेश। सिपी किला दर्रा हिमाचल प्रदेश। अब हमने एक बात देखी कि भाई हमें
ये याद होने चाहिए। कौन कौन से? बाड़ालाचला, सिपी-किला और रोहतांग। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। भाई मुझे तो याद है, पर लेकिन बच्चों को कैसे याद होगा, आप लोगों को कैसे याद होगा? ठीक है, तो अब इसके लिए भी हमारे पास ट्रिक है एक सिंपल सी। देखिए, जो मेरे घर के पास लोग रहते होंगे, ठीक है, वो जानते होंगे कि रोहतास नाम का एक व्यक्ति था, रोहतास नाम का एक व्यक्ति था जो जिसकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, उस व्यक्ति का नाम था रोहतास, पुलिस में थे वो, काफ़ी लोग जानते भी होंगे। ठीक है, तो आपको बस जो बच्चे नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान करना है कि रोहतास नाम का एक व्यक्ति है जो कि बड़ा शिल्पकार है। किस जगह का? हिमाचल प्रदेश का। किस जगह का? हिमाचल प्रदेश का। रोहतास नाम का जो व्यक्ति है वो बहुत बड़ा शिल्पकार है वो, और वो रहता कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो रोहतास बड़ा शिल्पकार है हिमाचल का, ये ट्रिक आपकी होगी। ठीक है, रोहतास बड़ा शिल्पकार है हिमाचल का। ठीक है, इसकी तरफ हम चलेंगे। ट्रिक का मैं दे देता हूँ, ट्रिक यहाँ पे लिखी हुई है हमारे पास, ये आ गई ट्रिक आपकी। रोहतास बड़ा शिल्पकार है हिमाचल प्रदेश का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, ये आपके सामने, रोहतास बड़ा शिल्पकार है हिमाचल प्रदेश। रोहतास एक व्यक्ति है जो कि बहुत ही बड़ा शिल्पकार है, कहाँ का? हिमाचल का। तो हमें ध्यान हो जाएगा कि हिमाचल प्रदेश वालों की बात हो रही है, और वो कौन कौन से? रोहतास, ठीक है, तो रोहतांग दर्रा, बड़ा तो बाड़ालाचला दर्रा, शिल्पकार यानी कि सिपी-किला दर्रा। ठीक है, तो तीनों दर्रे आपके कंप्लीट हो जाएंगे, उम्मीद करता हूँ। और जिसको ट्रिक समझ में नहीं आ रही है कोई बात नहीं, आप ऐसे ही याद कर लीजिए, क्योंकि याद करना तो भैया पड़ेगा, क्योंकि नौकरी ऐसे ही नहीं मिलती। ठीक, नेक्स्ट अब हम आते हैं, कुछ दर्रे हमारे ऐसे होंगे जो उत्तराखंड के दर्रे हैं। जैसे लिपुलेख, मानानिति दर्रा हमारा जो आता है वो कहाँ से होंगे? उत्तराखंड से होंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं। हाँ, यहाँ पे उत्तराखंड के दर्रे, चलिए ये आ गए उत्तराखंड के दर्रे। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड का है, माना दर्रा उत्तराखंड का है, और नीति दर्रा भी उत्तराखंड का है। तो माना, नीति, लिपुलेख। ठीक, मानना तो पड़ेगा कि जो नीति यानी कि कानून है वो लिपुलेख है। ठीक है, पूर्ण रूप से लिखित है। भारत का कानून कैसा है? लिखित है। तो लिपुलेख, माना, नीति, लिपुलेख। वैसे तो ऐसे ही ध्यान हो जाएगा कि माना, नीति, लिपुलेख। फिर भी ट्रिक आपके सामने, माना दर्रा और नीति दर्रा से अमरनाथ की यात्रा को जाते हैं। ठीक है, माना और नीति दर्रा कहाँ से? अमरनाथ की यात्रा को जाया जाता है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सिक्किम के कुछ दर्रे मेरे पास हैं, सिक्किम के दर्रों के बारे में मैं बताना चाहूँगा। ठीक है, सिक्किम के दर्रे, नाथुला दर्रा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नाथुला और जलेपला। ठीक है, नाथुला और जलेपला, और जम्मू कश्मीर का जोजिला। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, नाथुला की अगर हम बात कर लेते हैं सिक्किम में है, फिर जलेपला आपके सामने आ चुका है, वो भी सिक्किम में है। फिर हम नेक्स्ट अब अगर बात करते हैं, सिक्किम का सबसे ऊंचा दर्रा जलेपला है। देखिए, सिक्किम का सबसे ऊंचा कौन सा बताया जा रहा है? जलेपला। और भारत का मैंने कौन सा बताया था? कारकोरम। भारत का कौन सा बताया था? कारकोरम। ठीक है, ध्यान रखना है, भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है? कारकोरम। और सिक्किम का सबसे ऊंचा कौन सा है? जलेपला। ये इसलिए बताया गया है क्योंकि मैंने उत्तराखंड का ऊंचा क्यों नहीं बताया? भाई होने को तो उत्तराखंड का भी माना, नीति, लिपुलेख में से कोई एक ऊंचा होगा, पर लेकिन मैंने क्यों नहीं बताया? क्योंकि उससे क्वेश्चन नहीं आ रहे। जो क्वेश्चन आ चुके हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और बच्चों को नहीं आते हैं, वो मैं बताता हुआ चल रहा हूँ। वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका था भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कारकोरम, और लोग इतना पढ़ा के बस कर देते हैं कि बस खत्म, अपना बवाल छूटा। पर लेकिन जो क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे सिक्किम का सबसे ऊंचा आ चुका है, तो मैं आपको बता रहा हूँ जलेपला है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश के हम कुछ दर्रों की बात करेंगे, ज़्यादा नहीं है। बोमडिला और यंगयाप, बोमडिला, यंगयाप, और एक और होगा आपका दिफू दर्रा। बोमडिला, यंगयाप, दिफू दर्रा। ठीक है, और मणिपुर का तुजू दर्रा। ठीक है, तो ये मणिपुर वाला अलग कर लेना, मणिपुर वाला जो दर्रा है उसे अलग कर लेना। ठीक है, ऐसा मत कर देना कि आप ये बता दो कि मणिपुर एक दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश में, ऐसा मत कर देना, क्योंकि ये जितने भी लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं? ये दर्रे लिखे हुए हैं, तो आप इसे भी दर्रा मत समझ लेना, ये राज्य है, मणिपुर एक राज्य है। ठीक है, और दर्रा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रिंट इधर उधर हो गया है, कोई बात नहीं है, पर लेकिन मैं आपको बता दूं कि तुजू दर्रा कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश के कौन है? बोमडिला, यंगयाप और दिफू, बोमडिला, यंगयाप और दिफू दर्रा। तो दर्रों से रिलेटेड हमारी जो क्लास यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, दर्रों से रिलेटेड हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। तो मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ा दिया है? देखिए, मैंने हिमालय से रिलेटेड पूरी बातें बता दी, ट्रांस हिमालय, हिमालय का भाग है या नहीं, ये भी मैंने बता दिया। तो मैं लगभग
हिमालय से रिलेटेड संपूर्ण बात बता चुका हूँ, दर्रों से रिलेटेड लगभग मुख्य बातें मैं बता चुका हूँ। अब जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो झीलों पर आधारित होगी, ठीक है। कोशिश करेंगे भारत की मुख्य झीलें हम आपकी कंप्लीट करवाने, जैसे वूलर झील हुई, मीठे पानी की झील हुई, ऐसी ऐसी झीलें हुई। बहुत सारी झीलें या बहुत सारे ऐसे पॉइंट ऐसे हैं जो लोगों को नहीं पता है, वो हम क्लियर करते हुए चलेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम बीच में नहीं लाएंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी को बीच में नहीं लाएंगे। जी हाँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी को नहीं लाना है बीच में, ठीक है। क्या करना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी को बीच में नहीं लाएंगे, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी एक पैटर्न से चलता आ रहा है और वैसे ही आपकी वीडियो चलती रहेगी, क्योंकि हमारे पास समय कम है। और 15 दिसंबर को जो हमारा एग्ज़ाम है, यही दिसंबर, ये 15 दिसंबर केवल एनटीपीसी के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं बात करना चाह रहा हूँ जो जेल वार्डर वाले बच्चे हैं उनके लिए भी। देखिए सिलेबस वही रहेगा। अगर आपसे पूछा जाता है सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई, तो वही क्वेश्चन अगर दिल्ली पुलिस में पूछा जाए, जेल वार्डर में पूछा जाए, एनटीपीसी में पूछा जाए या कैसे ही पूछा जाए, क्वेश्चन वही होने वाला है, आंसर वही होने वाला है। तो सिलेबस आपका हर एक चीज़ के हिसाब से चल रहा है। जरूरी नहीं है मैं कि एनटीपीसी स्पेशल पढ़ा रहा हूँ। हाँ, वो एक मैं बात मानता हूँ, जो बच्चे मेरी वीडियो देखते हैं वो जानते हैं एनटीपीसी रेलवे में मेरा रिकॉर्ड कैसा रहा है पिछली बार। इसीलिए बच्चे मेरे को पीछा नहीं छोड़ते हैं, जगह जगह से अपनी कोचिंग से ट्यूशन छोड़ कर मेरे पीछे लगे रहते हैं। तो वो जीएस में मेरा कमाल जानते हैं कि कैसा एनटीपीसी रेलवे में मेरा बोलबाला पहले भी रह चुका है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं एनटीपीसी स्पेशल के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ये सभी में फॉलो होगा। जो इंडियन ज्योग्राफी रहेगी, क्वेश्चन आंसर तो बेटा वही रहेंगे, मैं सबके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और बात आती है कि सीएपीएफ वाले बच्चे कुछ कमेंट कर रहे थे, हम जल्द ही उनकी भी वीडियो लाएंगे। यूपीएससी की जो प्रिपरेशन होने वाली है, पीसीएस के भी फॉर्म आने वाले हैं, जो कि हमारी बात चल रही थी, ठीक है। लेखपाल के फॉर्म आने वाले हैं, तो जो भी यूपी ट्रिपल एससी से भी रिलेटेड जो भी कोई वैकेंसी होगी उसका भी सिलेबस यही होने वाला है। हाँ, आईएएस पीसीएस वालों को मैं बता दूँ, उसके लिए मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री और ये सारी चीज़ें मैं अलग से पढ़ाऊँगा, ठीक है। अगर जब हमारा बैच बनता है उसके लिए हम अलग से पढ़ाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, कल मिलते हैं।